तो आई विल स्टार्ट विद CSK वर्सेस पंजाब किंग्स। एंड ये मैच मैं प्रे कर रहा था कि भाई कुछ कुछ हो जाए और पंजाब जीत जाए, ताकि प्लेऑफ की रेस थोड़ी इंटरेस्टिंग तो हुई, प्लस केके का थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता उसमें। एंड भाई देखो, मैंने मैच से जस्ट पहले ये रिकॉर्ड देखा था कि पंजाब पिछले 4 बार से लगातार हराते हुए आ रही है CSK को। एंड बहुत ही अनबिलीवेबल साउंड कर रहा था, बिकॉज विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू पंजाब, चेन्नई एक सीरियल विनर टीम है एंड पंजाब हम सभी जानते हैं 10 साल से क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही प्लेऑफ्स के लिए। एंड टू थिंक ये 5वीं बार लगातार हो सकता है, मुझे लग रहा था कि यार आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच मे बी, बट वो थोड़ा सा एक दिल के अंदर एक विश थी कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया मिरेकल होगा। एंड मिरेकल इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज बहुत ही कन्विंसिंगली हरा दिया चेन्नई को। अब इसमें चेन्नई का भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि वर दे इवन एट देयर ए गेम, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। बट टू स्टार्ट विद द टॉस डायरेक्टली, देखो भाई पिच को हम लोग जब देखते हैं, एक्सपर्ट्स सब वहाँ पे पिच रिपोर्ट पे बोल रहे थे कि यार देखो एक नई विकेट है, इसमें अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे वो रेड क्ले जो होता है ना, रेड क्ले सॉइल, वो हमें देखने को मिलने वाला था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग कह रहे थे कि यार ऑल्दो इट कैन ब्रेक डाउन, बट बहुत ही हार्ड लग रही थी विकेट, नॉक करके देख रहे थे वो लोग। एंड सो दे सेड कि भाई हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, ड्यू भी पड़ेगी तो 200-250 रन मान के चलो, बढ़िया बनने वाले यहाँ पे। एंड ऑल्दो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा उस वक्त थोड़ा सा डूबियस सा नेचर था कि यार ये पिच का कलर देखकर ही लग रहा है कि ये वो वाली पिच है जो कि यूजुअली टेस्ट मैचेस में यूज़ होती है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 220-240 रन बनने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था सुन के। एंड नॉट टू माई सरप्राइज एटलीस्ट ऐसा ही निकल के आता है, बिकॉज इट वॉज नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। इनफैक्ट सम पीपल वुड आर्ग्यू कि दिस वॉज वन ऑफ दोज पिचेस जो कि बॉलर्स को ज़्यादा एड कर रही थी, एटलीस्ट इस IPL के बेंचमार्क्स के हिसाब से। एंड सो टीम्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। इनफैक्ट वो सेम टीम के साथ गए थे, बट पथिराना देश पांडे, ये दोनों, पथिराना को कि निगल हो रखा है एंड देश पांडे अपेरेंटली अनवेल फील कर रहे थे, तो इन दोनों को हटा दिया गया था और इनकी जगह पे शार्दुल ठाकुर स्टार्ट कर रहे थे एंड ग्लीसन आ गए थे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पथिराना। समीर रिजवी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ करा गया था। अब वो क्या मजबूरी थी या फिर पहले से ही प्लान था, वो तो भगवान ही जाने। बट पंजाब टॉस जीत के चेस करती है यहाँ पे, ऋतुराज गायकवाड जेन्युइनली अपसेट लग रहा था भाई। एंड ही ऑल्सो मेंशन हाउ हम लोग का मन तो चेस करने का ही था, बट गिवन माई लक इन दिस IPL विद द टॉस, मेरे ड्रेसिंग रूम में सब प्लेयर्स पहले से ही तैयार थे कि बैटिंग ही आने वाली पहले, क्योंकि हम टॉस हारने वाले। एंड इट इज़ अ लिटिल फनी एंड सैड साइड टू सी एज वेल कि यार ऋतुराज गायकवाड बेचारा इतना हेल्पलेस फील कर रहा है अपने लक के साथ। बट नॉनदलेस हम लोग सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं। एंड टू स्टार्ट विद 55 रन बनते हैं फॉर नो लॉस, 0 विकेट्स इन द पावर प्ले। अब देखो सुनने में ये बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। एंड अगर 55 रन आप 55-60 रन मार रहे हो तो कोई कंप्लेंट्स होनी भी नहीं चाहिए एज सच, बट इन माय ओपिनियन गायकवाड और रहाणे का पेयर वर्क नहीं कर रहा। इसमें भी अगर इफ यू नोटिस तो ये लास्ट ओवर में पावर प्ले के ना रहाणे ने कॉम्पनसेट कर दिया था बहुत हद तक, वरना इससे पहले के 5 ओवरों में रन रेट जो है 7-8 का ही चल रहा था। एंड रहाणे की खुद की स्ट्राइक रेट भी 100-120 के बीच में चल रही थी। आई पर्सनली फील कि एक एक्सप्लोसिव बैटर तो कम से कम होना चाहिए मॉडर्न T20s में। आइडियल सिनेरियो हमेशा होगा कि दोनों साइड से एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल SRH हो गई या फिर KKR हो गई, या फिर यू कुड इवन आर्ग्यू मुंबई इंडियंस हो गई। तो यहाँ पे गायकवाड को अगर अपने शेल के बाहर निकल के खेलना पड़ रहा है एज एन अग्रेसर, आई थिंक इससे बेटर यही है कि रचिन रविंद्र को वापस लेके आना चाहिए। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है, स्पेशली डैरेन मिचेल को जिस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, अभी जो धोनी ने भी वो काम करा उसकी ही बात करेंगे आगे जाके। आई थिंक रचिन रविंद्र शुड बी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड फॉर द रिमेनिंग 4-5 मैचेस जितने भी बचे हुए हैं, बिकॉज वैसे भी अभी मैचेस रिसेंटली आप जीत रहे हो नहीं रचिन रविंद्र के बिना। पिछले 4 में से 3 मैचेस आप हार ही चुके हो, एंड अब बहुत ही ट्रिकी स्पॉट आ गया। आई थिंक यहाँ से टॉप 2 में आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है CSK का, बट टॉप 4 में अगर जगह बनानी है तो आई थिंक ये 2-3 की चेंजेस करने चाहिए। एंड सो 55 रन आते हैं एंड गायकवाड एंड रहाणे डिसेंट स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। अर्शदीप भाई साहब से यहाँ पे 2 ओवर कराए जाते हैं। मुझे मतलब देखो इस पॉडकास्ट में ये थीम होने वाला है कि जितने भी लोग T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए ना, सबकी गंदी परफॉर्मेंस आ रही है। सिर्फ जायसवाल को आप शायद एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो, बाकी हर किसी की परफॉर्मेंस गंदी रही है। And I could not explain to myself how this guy has been selected over Sandeep Sharma or Natarajan, or even Avesh Khan, who is in the reserves. The only reason that explains is कि उसने पहले एक वर्ल्ड कप खेला हुआ है, वो टीम इंडिया के साथ इतने टाइम से रहा है, तो वो कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं उसके साथ। बट भाई ही हैज़ नॉट बीन इम्प्रेसिव।
डेथ ओवर्स में तो इंप्रेसिव नहीं था पहले से ही, बट अब पावर प्ले में भी इतनी गंदी बॉलिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से फेंक रहे हो क्या। मैं बहुत सिंपल डम डाउन करके बता रहा हूँ आपको ताकि हर कोई रिलेट कर पाए। मतलब स्लो डिलीवरीज के नाम पे इतना स्लो कि बैट्समैन पूरा बैकफुट पे वेट करके डिसाइड कर रहा है उसे कौन से गैप में मारना है। हाउ कैन यू बी सो प्रिडिक्टेबल। तो आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। बट रिगार्डलेस मूविंग फॉरवर्ड, जब अगले 4 ओवर होते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 रन आते हैं। और आई थिंक यहाँ से गेम पंजाब ने चेंज करा और काइंड ऑफ किल भी कर दिया था। ये वो फेज होगा जो कि एक मैच टर्निंग पॉइंट जिसको आप कहते हो ना, कि किस एग्जैक्टली मोमेंट पे पंजाब के फेवर में गेम गया। बिकॉज 55 रन मारना पावर प्ले में विदाउट एनी लॉस, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड जॉब ऑन पेपर एटलीस्ट। बट अगर आप अगले 4 ओवरों में 24 बॉलों में सिर्फ 16 रन मार रहे हो, मैं 1 सेकेंड आई वुड से, मैंने ये केकेआर के लिए कहा था जब चेपॉक में मैच हुआ था, और केकेआर का भी इसी तरीके का पैटर्न था कि पावर प्ले में स्टार्ट डिसेंट था, फिर एकदम से डिप कर गए थे 6 से 10 ओवर के बीच में। मैंने तब भी कहा था केकेआर के लिए एज अ केकेआर फैन कि कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके लिए, और आज मैं चेन्नई के लिए भी कहूँगा देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ द पिच। 6ठे ओवर के बाद एकदम से पिच इतनी खराब नहीं हो जाती है कि आप खेल ही ना पाओ, जबकि 6ठे ओवर में ही सबसे ज़्यादा रन आए थे पावर प्ले के, उसके अगली बॉल से ही एकदम से पिच खराब हो गई। ये मतलब साइंस का भी कोई लॉजिक नहीं लग सकता इस बात पे। तो आई थिंक यहाँ पे बैट्समैन की इनकॉम्पिटेंसी थोड़ी बहुत तो हमें दिखी है, प्लस 3 विकेट भी गिर जाते हैं तो दैट ऑल्सो डज नॉट हेल्प द केस। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। ब्रार जो है, हरप्रीत ब्रार, जो कि बहुत ही अंडररेटेड शाउट रहे हैं, मुझे लगता है ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मर्स एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न्ड इन दिस IPL। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की शाउट्स आओ या फिर ये क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रही है, बट आई थिंक ही हैज़ डन इनफ टू गेन सम रिस्पेक्ट ऑफ द फैंस एट द बेयर मिनिमम। मुझे लगता है इतना अच्छा तो उन्होंने करके दिया है। 2 विकेट निकालते हैं इस फेज में, एंड राहुल चहर भी 1 विकेट निकाल लेते हैं जडेजा का। हरप्रीत ब्रार और राहुल चहर ने जितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है ना, दीज टू वर द स्टैंड आउट प्लेयर्स हु इंश्योर्ड कि पंजाबी मैच जीतने वाली है। हरप्रीत ब्रार ने तो ऑन द ट्रॉट 4 ओवर लगातार फेंक दिए थे, अपना पूरा स्पेल एक ही बारी में खत्म कर दिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं फर्स्टली, एंड दिस इज वेयर आई थिंक कि चेन्नई को मैं इतना ब्लेम नहीं करना चाहता इस लॉस के लिए। 1 डाउन पे दुबे आता है, 2 डाउन पे जडेजा आता है, कोई लॉजिक है इस बात का। आई थिंक इट वॉज प्रिटी क्लियर एंड आई रिस्पेक्ट चेन्नई फॉर दिस। ऑन अ लाइटर नोट, दिस कुड वेरी वेल बी ट्रू बाय द वे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है चेन्नई ने रिस्पेक्ट करा है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के सिलेक्शंस को, और कहा है यार हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें गेम टाइम देंगे। ये लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, दुबे और जडेजा, इनको गेम टाइम दो, इनको तैयारी करने दो वर्ल्ड कप की। टाइटल तो चलो आते जाते रहेंगे IPL के, 5 हैं ऑलरेडी। एंड अगर ये सच है, सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं और किसी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि क्यों दुबे को 1 डाउन भेजा है, क्यों जडेजा को नंबर 4 पे भेजा है, क्यों दुबे से एक ओवर भी करा दिया है। कई लोग कहेंगे स्पिनर्स थे इसलिए प्रॉब्ली दुबे को भेजा हुआ है, बट आई डिसएग्री। ये हमने बहुत मैचेस में देखा है कि स्पिनर्स, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, कि वो 6 से 10 ओवर के बीच में 2 स्पिनर्स यूज़ करते हैं, और भी ऐसी टीम्स हैं, तब तो नहीं भेजते दुबे को ऊपर। नंबर 3 पे तो रेयरली भेजा जाता है, ऊपर से ऊपर नंबर 4 पे भेज देते हैं। तो जडेजा और दुबे साथ में ही क्यों ऊपर आ जाए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि कुछ ना कुछ इसका लेना देना तो है कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा। एंड दोनों ही जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो कुछ खास प्रिपरेशन हो भी नहीं पाई। एज आई सेड, हर कोई बंदा जो कि वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ है, सबके बुरा दिन ही गया, मतलब ये पिछले 1-2 दिन सबके लिए बुरे गए। रिगार्डलेस अगले 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 31 रन आते हैं। इट इज़ अ मच बिगर इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस फेज, बट इट इज स्टिल नॉट गुड इनफ। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? देखो, 3 ही विकेट गिरे हुए हैं आपके। 15 ओवर के बाद 102 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे, मतलब कि 10 से 15 ओवर के बीच में एक भी विकेट नहीं गिरा आपका। एंड अगर आप आखिरी के 5 ओवर के लिए 7 विकेट बचा के रख रहे हो तो आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि हमें विकेट गिरे थे इसलिए एंकर की तरह खेलना पड़ रहा था। वो बहाना अब नहीं है। तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेट करके देख पाए CSK से एक अच्छा टोटल खड़ा करते हुए। आई थिंक समीर रिजवी बहुत ज़्यादा अपने शेल के अंदर चला गया था यार। एंड वंस अगेन यू कांट रियली जज हिम बिकॉज पहला सीजन है IPL का, कितनी मैचेस खेला है। बट आई फील कि एटलीस्ट अगर गायकवाड पूरी इनिंग्स खेलने की सोच रहा है, जो कि उस सेंस में समझ में आता भी है, बिकॉज अगर वो आउट हो जाता फिर प्रॉब्लम आ जाती। 4 विकेट गिर गए होते हैं और कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन होता नहीं ज़्यादा। तो इट मेक सेंस कि एटलीस्ट दूसरे एंड से जो बैट्समैन आ रहा है वो तो एक्सेलरेट करके दिखाए। एंड समीर रिजवी वहीं पे मात खा गया। एंड फिर आई थिंक गायकवाड के ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई कि मुझे एक्सेलरेट भी मेरे को ही करना है और एंकर भी मेरे को ही बनना है।
एंड उसका फॉर्म इतना अच्छा है कि उसने वो दोनों चीज़ें काइंड ऑफ पुल ऑफ भी कर ली. 50 मारता है व्हेन ही वाज नियरिंग हिज 50, उसके बाद से एकदम से एक्सेलरेट कर गया था, काफ़ी अच्छा वो. पर समीर रिजवी की इनिंग्स को मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो चुभने लग गई है. इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, 6 से 15 ओवर, ये जो 9 ओवर थे बीच के, जिसको मिडिल फेस कहा जाता है, इसमें 0 चौके आए, 0 चौके 0 छक्के. सिर्फ वाइड का चौका आया था हर्षद पटेल से, वरना कोई बैट से कोई चौका छक्का आया ही नहीं है. तो तुम ये तो मेरे को देख के आंखों में यही कह ही नहीं सकते कि पिच कितनी भी खराब हो, लेकिन ये बहाना कोई नहीं कि एक भी चौका नहीं आ रहा. इतनी पिच कोई भी खराब नहीं होती है. तो क्लियरली बैटिंग में कुछ ना कुछ सीएसके लैक कर रही थी आज के मैच में, ये फैक्ट है. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हरप्रीत बार के 4 ओवर खत्म हो चुके थे. राहुल चहर ने भी 3 ओवर डाल दिए थे, आई थिंक एक ही ओवर बचा था उसका, जो कि उसने अल्टीमेटली सेकंड लास्ट ओवर फेंका, वो भी मास्टर स्ट्रोक था. रबाडा ने भी अच्छी बॉलिंग करी इस फेस के अंदर. ओनली हर्षद पटेल जिन्होंने एक ही ओवर डाला था, उसमें उनकी पिटाई हो गई बहुत ज़्यादा. लास्ट 5 ओवरों में पर 60 रन और ऐड हो जाते हैं. ठीक है, 60 रन और ऐड होता है, जिसके चलते हुए 162 इनका टोटल होता है. 163 का टारगेट मिलता है. 4 विकेट यहाँ पे और लूज भी कर जाते हैं ये लोग. इसमें ये 60 रन आए हैं ना, ये मेजरली क्यों आए? बिकॉज गायकवाड ने सैम करन के एक ओवर में 20 रन मार दिए थे, 1-2 छक्के लगा दिए थे एंड 50 भी कंप्लीट कर ली थी. अगर उस ओवर को हटा दो तो बहुत ज़्यादा खास कुछ करा नहीं है चेन्नई ने किसी भी ओवर में. बाकी 4 ओवरों में मिलाकर भी 40 रन कह रहा हूँ मैं, 40 रन, हाँ 40 रन ही है. सो आई नो सुनने में 10 रन पर ओवर अच्छा लग रहा है, बट आज के स्टैंडर्ड से हम सब जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती है. एंड दिस वंस अगेन शोज कि भाई हाँ, विकेट गिरेंगे तो कैसे रन भी मारेंगे. इनफैक्ट गायकवाड अल्टीमेटली आउट भी हो जाता है, तो धोनी हमारे आ जाते हैं, डैरल मिचेल बाद में क्रीज पे आ जाते हैं. एंड फिर धोनी ने जो हरकत करी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से. एनी धोनी फैन हु डिफेंड्स दैट, जब जिनको नहीं पता, धोनी ने बॉल को यू कुड पुश करा था आउटफील्ड की तरफ, एंड डैरल मिचेल नॉन स्ट्राइक एंड पे था. एक क्लियर सिंगल था. और क्लियर सिंगल मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज डैरल मिचेल धोनी के एंड तक गया और वापस भी आ गया, 2 रन भाग गया वो, और धोनी ने रन ही नहीं भागा. तो आप मुझे ये कह रहे हो कि उसमें सिंगल नहीं था? तो आई थिंक दैट इज वेरी डिल्यूजनल टू से. एंड इफ एनीबडी जस्टिफाइज व्हाट धोनी डिड, तो फिर तुम अंधभक्त हो भाई. ये चाहे धोनी हो, चाहे सचिन हो, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित हो, कोई भी हो, एनी फैन बेस, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता. दिस इज नेवर अ गुड साइड टू सी. मैं समझ सकता हूँ अगर धोनी ऐसा करता है, अगर दूसरे एंड पे कोई बॉलर होता तो, बट डैरल मिचेल पे अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी टीम में है, तो फिर अपने वर्ड पे टिको ना, अपनी बात पे पलट क्यों रहे हो? तो आई थिंक दैट वॉज टोटली नॉट डन. That is never a good sight to see, even if it is Dhoni, and nobody should defend that. Everybody should be calling this out. I don't care if मतलब कोई बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, कोई भी होता, तो ये गलत काम तो गलत ही होता है. And regardless, not that it made a big difference anyway, but just to put out, I think ऐसे actions they are never a good example for budding cricketers and anybody else. दीपक चहर सेकंड लास्ट ओवर डालता है, एंड दीपक चहर ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए और मोइन अली का विकेट भी लिया. मुझे नहीं पता सैम करन कितना केपेबल है एज अ कैप्टन, बट ये क्योंकि पुल ऑफ हुआ है इस मास्टर स्ट्रोक के लिए, उसको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. बहुत बड़ा गट्सी कॉल था राहुल चहर से, बीइंग अ लेग स्पिनर, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोइन अली के सामने बॉलिंग कराना, और सिर्फ 3 रन दिए उसने. मतलब राहुल चहर की तो तारीफ होनी ही चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी, बट ऑल्सो टू द कैप्टन कि उसने ट्रस्ट किया राहुल चहर को ये ओवर देने के लिए. एंड अल्टीमेटली अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर और डाले थे डेथ ओवर्स में, 28 रन दे दिया भाई साहब ने. फुल टॉस से भाई की रुक नहीं रही होती. आई होप ही रिगेन्स हिज फॉर्म एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, बिकॉज इंडिया के लिए खेलना है. एंड भाई मतलब तुम्हें पसंद हो अर्शदीप ना हो, लेकिन सब प्रे करो कि वो परफॉर्म करना शुरू कर दे. रिगार्डलेस हम लोग सेकेंड इनिंग्स पे आते हैं. जब पावर प्ले होता है पंजाब का 52 रन बनते हैं एंड 1 विकेट गिरता है, विच वॉज वंस अगेन सीएसके से तो बुरा स्टार्ट है ऑन पेपर, बट व्हेन यू नो कि टारगेट इतना कम है तो चेस करते वक्त इट मेक्स सेंस, इसमें कोई इशू नहीं है. राइली रूसो जो है वो शो लीड करते हैं पूरा. द बैड न्यूज़ इज दीपक चहर 2 बॉलर डाल के वापस चले जाते हैं ग्राउंड से बाहर. अपेरेंटली उसकी इंजरी जो है इट इज़ नॉट लुकिंग गुड. हो सकता है कि वो रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल ना भी खेलें, कुछ कंफर्म नहीं है अभी एज ऑफ द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, बट ऐसी न्यूज़ है कि शायद वो बचाओ आईपीएल ना ही खेल पाए. एंड दैट इज़ अ बिग ब्लो फॉर देम, बिकॉज अभी मुस्तफिजुर रहमान आगे जाके नहीं होने वाला है इनके लिए. बाय द वे, जिनको नहीं पता, सीएसके के लिए मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेगा आगे. अब दीपक चहर मोस्ट लाइकली नहीं होगा. पथी राणा का पता नहीं भाई, कभी इंजरी होती कभी नहीं होती. ये वाली इंजरी भी कब तक चलने वाली कोई आइडिया नहीं है.
देश पांडे का आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल बी बैक, बट दैट इनएविटेबली कॉल्स फॉर यू टू ट्रस्ट मोर ऑन शार्दुल ठाकुर एंड पॉसिबली अनदर अनकैप्ड प्लेयर लाइक अपना देश पांडे, जैसे कि अपना हंगरेकर हो सकता है या फिर मुकेश चौधरी हो सकता है। आपको दोबारा बेसिकली वो इंडियन अनकैप्ड बॉलर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है चेन्नई ऑलरेडी अभी हार रही है। अगर ये इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, पथिराना एंड मुस्तफिजुर रहमान जो कि उनके मेन बॉलर्स हैं डेथ ओवर्स के, वो दोनों ही नहीं हुए। आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लो है ये। आई थिंक मोस्ट अफेक्टेड टीम हो सकती है चेन्नई इंजरीज की वजह से। बहुत बड़ा इशू है ये। एंड इसी के चलते हुए ग्लीसन जो है वो प्रभसिमरन को आउट कर देते हैं पावर प्ले में। उनके भी 2 ओवर बड़े अच्छे थे, 1-2 ओवर जिन्होंने डाले। मुस्तफिजुर रहमान के भी ओवर्स बड़े अच्छे थे, बस शार्दुल ठाकुर भाई साहब की पिटाई हो गई थी पावर प्ले के अंदर। उसी के चलते हुए जो है ये 50-55 रन बने पंजाब के। नेक्स्ट फेज में जो 6 से 10 ओवर का फेज था, देखो हमने सीएसके के लिए कहा था कैसे 6 से 10 ओवर के फेज के बीच में वहाँ पे गेम पलटा इन फेवर ऑफ पंजाब। वंस अगेन जब पंजाब बैटिंग करने आई, वंस अगेन 6 से 10 ओवर के फेज में पंजाब ने गेम को सील कर दिया। बिकॉज अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पावर प्ले में 50-55 रन खा लिए और टारगेट है ही 160 का, यू वुड होप कि आप मिडिल ओवर्स में जल्दी से क्विक विकेट्स निकाल के दो ताकि पंजाब का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाए। अगर वहाँ पे उल्टा पंजाब ने विकेट ज़्यादा लूज ना करे हुए 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से रन रेट से रन मार दिए, तो गेम तो वहीं पे किल ऑफ हो गया ना। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 96 रन बन चुके थे, 46 रन आए 24 बॉलों पे। अगली गेम खत्म कर दिया था यहाँ पे। एंड सिर्फ एक ही और विकेट गिरता है, तो पंजाब ने कोई रूम छोड़ा ही नहीं सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स के लिए। पूरा गेम ही यहीं पे निपटा दिया था। इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 67 रन रह गए थे 60 बॉल्स के अंदर और 8 विकेट थे हाथ में। तो आई थिंक आधी इनिंग्स होते होते ही चेन्नई ने गेम हार चुकी थी। यहाँ पे दुबे ने एक और बॉलिंग करी थी और उसी को बेस्टो का विकेट मिल गया था। एंड ऑल द बेस्टो ने विकेट थ्रो करा अपना, बट मैं ये जरूर कहूँगा दुबे ने बहुत ही घटिया बॉलिंग करी है भाई। लाइक इफ ही इज सपोज टू बॉल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ही हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अभी अर्शदीप की बुराई करी थी, दुबे वॉज नॉट गुड एट ऑल आइदर। ही हैज़ नॉट बीन, मतलब ही इज़ नोवेयर क्लोज टू हार्दिक पांड्या। ही कैन नॉट प्ले एज अ 6th बॉलर। तो अभी बहुत दूर है वो ट्रेन, देखना पड़ेगा। अगले 5 ओवर में 39 रन आते हैं, विच इज स्लो, बट वंस अगेन जब रन रेट इतनी कम है तो क्यों ही मार के खेलेगा आदमी। वैसे भी कौन सा अभी रन रेट अपनी नेट रन रेट बढ़ा के क्वालिफाई कर जाएंगे। सो दे प्लेड सेफ। एक और विकेट लूज करते हैं यहाँ पे। एंड मुस्तफिजुर रहमान एंड ग्लीसन दोनों बड़े इकोनॉमिकल थे इस फेज में, बट जो 39 रन बने हैं थोड़े बहुत, उसमें से भी मेन रन शार्दुल ठाकुर ही लीक करता है वंस अगेन। शार्दुल ठाकुर ऑल दो राइली उसको आउट कर देता है फुल टॉस पे, तो भाई साहब का गोल्डन आर्म चलता जा रहा है फॉर सम रीजन। बट लास्ट में फिर यार देखो 1-2 ओवर में गेम खत्म हो जाता है। सैम करन एंड शशांक दे मेरे टू कंफर्टेबल, कोई स्कोप रह नहीं गया था। एंड विद दिस सीएसके लॉस्ट देयर 3rd गेम इन द लास्ट 4 मैचेस दैट दे हैव प्लेड। दे हैव लॉस्ट 5th कंसेक्यूटिव मैच अगेंस्ट पंजाब एज वेल। और अभी अगला मैच फिर से पंजाब से है और अब तो घर पे भी नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ मस्ट विन गेम फॉर चेन्नई, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 10 मैचेस में से 5 हार चुके हैं और 5 जीते हैं। अगले 4 बचे हुए मैचेस में से होपफुली 3 तो जीतने ही चाहिए अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि अगर सिर्फ 2 जीतेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। और स्पेशली एसआरएच भी जीत गई है अब आरआर से, तो गेम और थोड़ा सा इंटेंस हो गया मिडिल टियर में टेबल के। सीएसके को अगला मैच तो जीतना ही जीतना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद ज़्यादा इजी मैचेस मिलने नहीं वाले। पंजाब का मैच ऑन पेपर रिलेटिवली ईजियर वालों में से था, एंड वो यही मैच हार रहे हैं, तो फिर आगे इतना आसान होने नहीं वाला। कैन वी सी अ सिनेरियो जहाँ पे चेन्नई क्वालिफाई ना करे इस साल? भाई मैंने सोचा नहीं था एक मैच शुरू होने से पहले कि मुंबई और चेन्नई में से कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस रेयर सीजन्स जहाँ पे हमें दोनों स्टॉलवर्ड्स देखने को ही नहीं मिल रहे। देखते हैं भाई क्या होता है। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, अभी तो ज़्यादा मत सोचो दूर की। आई थिंक अभी प्लेऑफ्स का तो सोचना चाहिए भी नहीं, एंड बस ये सोचो कि हर अगला मैच हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि हम अपना बेस्ट लेके आ पाए। इफ़ इन दैट कॉन्सिक्वेंस पार प्ले करूँ प्ले ऑफ आ जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट एम फॉर रिस्पेक्टेबल मिड टेबल फिनिश। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।